तनी हम लोग को गर्मी कम लगे, तो ये क्या कहलाएगा? नियतिवाद, है कि नहीं? ये सब हो गया था। हाँ देखिए, तो नियतिवाद से एक बार फिर से कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, समझिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना? ऐसे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा जो लोग नए हैं। कल का एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना है, रेगुलर आइए, अच्छा लगेगा। नियतिवाद या निश्चयवाद एक ही बात हुआ, ठीक है? नियतिवाद क्या है इसको समझना है। तो इसका सिंपल मतलब हमने कहा कि हम लोग के पास बुद्धि कम था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, हम लोग पूरी तरह प्रकृति के अधीन थे। अगर कोई प्रकृति से घटना घटती थी तो हम लोग उससे डरते थे, भगवान का पूजा करते थे, प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। हम लोग के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी समझाया, गर्मी लग रहा है तो इसका दो उपाय है। एक उपाय हो गया कि हम क्या करें, जनरेटर चलवाएं, पंखा चला ले, और दूसरा उपाय हम भगवान से प्रार्थना करें, ये प्रभु थोड़ी हवा बहा दीजिए। तो जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यानी हम लोग नियतिवादी हो गए, यानी हम लोग प्राकृतिक समस्याओं का समाधान भी प्रकृति के तरीके से करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रकृति से डर रहे हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु गर्मी लग रहा है, तनी पंखा तनी हवा बहा दीजिए। लेकिन यही यदि हम क्या करें कि तुरंत जनरेटर चलवा के पंखा चला लिए, तो वो कहलाता है संभववाद या संभावनावाद। सिंपल, यानी प्रकृति से हम लोग डरते नहीं है। मेघ बरस गया, छाता निकाल के चल देंगे, नहीं रुकेंगे, बरसाती पहन लेंगे, नहीं रुकेंगे। मानसून के समय मानसून नहीं आया, फेल हो गया, कोनो बात नहीं, दमकल चला के पानी पटा लेंगे। लेकिन यदि वहीं अगर मानसून नहीं आया, भगवान का गोड़ लाग रहे हैं, इंद्र भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नियतिवादी हो गए। और दमकल चला लिए तो क्या हो गया? हाँ, तो बिल्कुल यही तो अंतर है, यही तो पूछता है परीक्षा में अक्सर आपके, है ना? तो नियतिवादी जो लोग थे, इस विचारधारा के जो विद्वान थे, समर्थक थे, उनका नाम है रैटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन। ये विद्वानों का नाम है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ऐसे समझाए थे आपको, 2 गो र से या 2 गो ह से है, ठीक है ना? तो रैटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, तनी टाइम का ध्यान रखिए, ठीक है ना? 4 बजे, अच्छा कोनो बात नहीं बेटा, है ना? आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक। यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो पुराना था, सबसे प्राचीन मानव, और पृथ्वी से डर कर रहता था। कोई घटना घटता था उसके लिए नया था, डर जाता था, घोड़ लगने लगता था, हे भगवान माफ कर दो, हे भगवान माफ कर दो। उसे बचने का उपाय नहीं करता था, वो कहता था बचा भी सकता पृथ्वी, मुआ सकता पृथ्वी, हमनी के एकदम एकरा अधीन बनी, है ना? उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, ठीक है? अगर विशेषता पूछे तो सिंपल बात है, इस समय टेक्नोलॉजी क्या होगा? 0 होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। मनुष्य का बुद्धि क्या होगा? ना के बराबर। मनुष्य, मानव का विकास क्या होगा? ना के बराबर हुआ था, है ना? मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, उससे डरता था। सिंपल है कि नहीं? हम लोग प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए, उसका पूजा करने लगे। कोई घटना घटा तो प्रार्थना की है, प्रभु माफ कर दो, है ना? मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, वो किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली था और वह मानव को अपने अनुसार चलाता था, पृथ्वी मनुष्य को अपने हिसाब से चलाता था। आज भी बहुत ऐसा घटना है जहां पे हम लोग हथियार डाल देते हैं, जैसे भूकंप आता है तो क्या करते, भागते हैं कि नहीं घर छोड़ के, है ना? तो यही चीज है, क्योंकि अभी तक भूकंप का हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बचा है। मान ले पृथ्वी फट जाए तो कौन टेक्नोलॉजी काम है? कौन टेक्नोलॉजी है? तो अभी कुछ जगह पे हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे हम लोगों ने जैसे छोटी मोटी घटना को देखे, जैसे वर्षा नहीं हो रहा है, गर्मी लग रहा है ना? इस सब तरह का, है ना? ठंडा के दिन में हम लोग स्वेटर पहन लिए, है ना? गर्मी के दिन में हम लोग पंखा चला लिए, AC चला लिए, कूलर चला लिए। तो क्या कर रहे हैं? प्रकृति इसको जवाब दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं, हम लोग पास टेक्नोलॉजी हो गया है। तो अगला स्टेज होगा संभावनावाद। जैसे नियतिवाद का उदाहरण, पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन न ढूंढता था, इना कि दूसरा उपाय करके पानी पटा लिया खेत में ना, बल्कि पृथ्वी की पूजा करने लगता था और उनको खुश करने में लग जाता था ताकि बारिश हो जाए और वह अच्छा से खेती कर सके। इना कि मेघ नहीं के बरसत तो भाई हमनी के दमकल चला ली, पानी पटवा ली, चाहे जो कोनो दूसरे उपाय व्यवस्था करी ना,
वो सीधे भगवान के खुश करेला पूजा पाठ शुरू कर देता था, है ना। इस तरीका से मानव, यानी कि इसी को नियतिवाद को ही क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। नियतिवाद को क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। हाँ यही शुरू हो गया का आज से। रुको रुको ना, चला तो थोड़ा थोड़ा वोल्टेज अप डाउन मारता है। एक बार नचा के नहीं नचा, नचा होता स्टेबलाइजर में वोल्टेज देखो ना, झटका से मारे, झटका से है। ठीक है, तो ये जो नियतिवाद का विचारधारा है ना, ध्यान दीजिएगा, मानव का प्रतिकरण, ये परीक्षा में खूब पूछता है आपके एग्जामवा में। आएगा प्रकृति का मानवीकरण, दोनों बात पर ध्यान दीजिए। मानव, मनुष्य जब प्रकृति के अधीन हो गया तो उसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण, और जब प्रकृति हमनी के अधीन हो गया तो प्रकृति का मानवीकरण। तो जो संभावनावाद में होगा, तो संभावनावाद बोलिए चाहे प्रकृति का मानवीकरण बोलिए, नियतिवाद बोलिए चाहे मानव का प्रकृतिकरण बोलिए, बात एक ही है। इसलिए पहला लाइन निश्चयवाद यानी नियतिवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। मानव का प्रकृतिकरण क्या है, निश्चयवाद। सिंपल है ना। अब मान लिया पूछेगा कि मानव प्रकृतिकरण क्या विशेषता है, तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, मानव के प्रकृतिकरण क्या है। अगर ये पूछेगा तो मनुष्य प्रकृति के क्या था, अधीन था, प्रकृति से क्या था, डरता था, प्रकृति को खुश करने का प्रयास करता था, है कि नहीं है। किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए वो ईश्वर की पूजा करता था, प्रकृति का पूजा करता था। इस अवस्था को ही क्या कहा गया, मानव का प्रकृतिकरण। इस अवस्था को क्या कहा गया है, मानव का प्रकृतिकरण कहा गया है। ठीक है, इस स्थिति में, इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीख लिया। पृथ्वी के अनुसार, जैसे हमने सिंपल कल एग्जांपल दिया, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। रात होते हम लोग दुबक जाते हैं। अगर नियतिवादी अवस्था रहता, हम लोग लाइट जला लिए, ये संभावनावाद हो गया। हम लोग लाइट जला लिए और रात में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वही अगर शुरुआती अवस्था रहता, नियतिवादी वाले लोग रहता, तो क्या करता, जैसे रात हुआ, अंधेरा हुआ, बिल में डुबक जाएगा, कहे ना रात हुआ, हमने बाहर निकलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से समझना है कि मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज्यादा था, है ना। इसके समर्थक ऊपर बताएं रैटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन आदि विद्वान थे। क्लियर, समझ में आ गया। नियतिवाद, मनुष्य का प्राकृतिकरण, है ना। मनुष्य का क्या है, प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य किसके अधीन है, पृथ्वी के अधीन है। प्राकृतिक घटनाओं के लिए वो क्या करेगा, पूजा करेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं खोजेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह को नियतिवाद। अब आते हैं इसके जस्ट उल्टा, नियतिवाद का उल्टा होता है संभावनावाद। नियतिवाद का उल्टा क्या होगा, संभावनावाद या संभववाद भी कुछ किताब में दिया होगा, ठीक है। तो नियतिवाद के उल्टा संभावनावाद जो है, इसके विचारक जो का नाम सबसे पहले विडाल डी ला ब्लास, है ना। डी ला ब्लास ध्यान में रखिएगा, डी ला ब्लास और लुसियन फैले, दो विचारक हैं जिनका संबंध जो है संभावनावाद से है। माने यही विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, इसके बारे में बताया है। अब क्या बताया है, यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करता है। जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियम को समझने लगा, प्रकृति के नियम को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू कर दिया। सर अपने अनुसार हम लोग प्रकृति को कैसे ढाल लेते हैं? अरे भाई गर्मी लागत है, एसी चला लेला तो अपना अनुसार ना ढाल लेला। गर्मी लग रहा है, हम लोग एसी चला लिए, नॉर्मल टेम्परेचर कर दिए ना, बाहर गर्मी है लेकिन अंदर रूम में एसी चल रहा है। बात समझ आ रहा है ना। तो ये सेकेंड स्टेज हुआ कि सीधे मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने का कोशिश किया, प्रकृति को अपने अधीन बनाने का कोशिश कर रहा है। संभावनावाद में हर प्रकार के समस्या के लिए वो समाधान ढूंढ लेता है, बुद्धिजीवी है, प्रगतिशील है, टेक्निकल है ना। संभावनावाद का मनुष्य कैसा है, बुद्धिजीवी है ना, टेक्निकल आदमी है वो सब, ठीक है ना। इस तरीके से समझना है इसको।
अब विशेषता में देखिएगा तो मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र हो गया। भाई मेघ वर्षा था, उससे कोनो फर्क नहीं है भाई। अगर हमको कहीं जाना है हम बरसाती पहन लेंगे, गर्मी लग रहा है एसी चला लेंगे, है ना। अब प्रकृति के अधीन हम लोग रह नहीं गए, है ना। दूसरा, अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा है। आज पहाड़ को काट करके रास्ता बना रहा है लोग की नहीं, लेकिन वो अगर प्राकृतिक पुरुष रहता, शुरुआती वाला रहता, कहता ना हे प्रभु माफ करिए। हम लोग देख रहे थे संभावनावाद, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपने अनुसार क्या करने लगे हम लोग, पृथ्वी को बदलने लगे, है ना। इस तरीका से पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गए। अब जो भी सामान था उसको खोजने लगे कि एक उपयोग हम के अपना लाभ में कितना ज्यादा सुख हमरा हो जाओ। पहले था कि जेंगा भगवान रखा सो मैंने, भगवान के मतलब प्रकृति, जेंगा प्रकृति रहे वही हमनी के रह जाइए। ओकरा बल्कि हमनी के दिमाग लगावल शुरू कोई नहीं सन कि हमनी के ज्यादा से ज्यादा सुख के मिलो। तो हमनी के का कहनी सन, प्राकृतिक सामान के अपना हिसाब से लगनी सन, धड़ल्ले से प्रयोग करे। अब सुनिए इसका नुकसान शुरू हो गया। नुकसान सबसे पहले ये हुआ कि आप खुद बताइए कि मान लिया गया पृथ्वी के अंदर जो कोयला है वो सब निकाल के उपयोग कर जाइसन, जितना पेट्रोलियम पदार्थ है सब निकाल के उपयोग कर जाइसन, तो आने वाला पीढ़ी के कुछ मिली। अच्छा, ओकरा बाद हमनी के इतना कल कारखाना खोल दीसन, कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा बढ़ जाए तो ग्रह रहे लायक रही। तो भाई ठीक बा, हमनी के बुद्धिमान हो नहीं सन, तो बुद्धि तो इहो तो कहता कि बचा के काम करो, ना तो सब खत्म हो जाई तो फिर तो रही लायक ना बची। तो प्रकृति के अधीन होना भी मूर्खता है, तो प्रकृति पर पूर्ण विजय भी बहुत बड़ा मूर्खता है। इसलिए वो बीच के रास्ता के जरूरत पड़ गया कि ऐसा काम करल जाओ जैसे प्रकृति के नुकसान भी ना हो को आ हमनी के भी सुखी पूर्वक रह सके। तो उस विचारधारा को एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, नौ निश्चयवाद कहा जाता है। पहला स्टेज में ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, पहला स्टेज में हमनी के एकदम पृथ्वी के अधीन हो गई। दूसरा स्टेज में पृथ्वी पर विजय पा गई सन, अपना हिसाब से लगनी सन पृथ्वी के नचावे। तो ऐसे नुकसान ज्यादा, पहलका से नुकसान ना रहे, ठीक बात नहीं, कष्टपूर्ण जीवन रहे, लेकिन दूसरका में अपन जीवन के भौतिकवादी सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पृथ्वी का दोहन शोषण करना शुरू कर दिया। अब मान लिया गया आप अपने बच्चा के लिए 2 अरब रुपया कमा के रख दीजिए, अभियान भैया ऑक्सीजन गायब हो जाए। जगह अभी कोरोना में देखनी है कि मारा मारी हुआ था, तो 2 अरब रुपया काम आई नहीं। जो प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा तो फिर जीवन संभव है, तो पैसा काम आएगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का सिंपल मतलब होता है कि जिस सुख को हम भोग रहे हैं वह सुख आने वाली पीढ़ी भी भोगे, ऐसा प्रयास करना है। ना कि हमनी के भोग भाग के खा पी के खत्म कर दी सर। लड़का बड़ा चिंता करी ले, भाई कौन चिंता है? अगर सही में अगर हम लोग अपने पीढ़ी का चिंता करते हैं तो हम लोग को प्रकृति को बचा के भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, ना हमको अधीने बनना है ना उस पर पूर्ण विजय पाना है। तो दोनों के बीच जो सामंजस्य वाला विचारधारा है उसको कहते हैं नौ निश्चयवाद। क्या बोलते हैं? चलिए अब एक बार पहले इसको फाइनल करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि संभावनावाद के अधीन पृथ्वी का मनुष्य विजय प्राप्त कर लिया, और यहां ध्यान दीजिएगा, मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र हो गया, अपने पृथ्वी को चेंज करने लगा, जितना संसाधन था सबका अपना हित में प्रयोग करने लगा। जैसे मानव ने गर्मी से बचने के लिए क्या किया, कूलर, और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया, नदी पर रहे तो ऊपर पुल बना देलक, है ना, खेती करना सीख गया, परिवहन का साधन विकसित कर लिया। ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम लोग प्रकृति का अधीन नहीं रहा, नदी बाकी पार करी, है ना। तो कुछ लोग प्रार्थना करी, है नदी देव हमरा के तैरवा दो, बुड़बक बनाओ पुल टप जो, बनाओ नाव टप जो। तो जब नाव से टपे, पुल से टपे, तो वही कहलाता है संभावनावाद। कि हम लोग दिमाग लगा दिए, हम लोग प्रकृति के अधीन नहीं रहे। प्रकृति तो हमको रोक रहा था नदी पार करने से, लेकिन हम लोग रुके थोड़े ही, है ना, इस तरीका से। अब यानी कि इस अवस्था में क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति का
मानवीकरण। नियतिवाद में मानव का प्रकृतिकरण होता है, नियतिवाद में क्या होता है, हाँ, लेकिन संभावनावाद में क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। यानी कि अब प्रकृति हम लोग के हिसाब से चेंज होगा, हम लोग जैसा चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रकृति के मानवीकरण उसी स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को ही प्रभावित करने लगा। हम लोग क्या करने लगे, जब प्रकृति को प्रभावित करने लगे। नियतिवादी विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। मैंने पहले का विचारधारा में समझे नहीं कि पृथ्वी के हमनी के अधीन रही सन, लेकिन जब हमनी के पृथ्वी के अपना अधीन बना लेनी सन, ओकरे के कहा जाला प्रकृति का मानवीकरण। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहा गया है। ठीक है, अब आइए नौ निश्चयवाद पे आते हैं। इसको भी आप लोग समझ गए हैं, है ना, समझ गए, रफली समझ गए ना, कि ना हम लोग को प्रकृति के अधीन होना है और ना अपने अधीन प्रकृति को बनाना है, बल्कि दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए, सतत। विकास कैसा होना चाहिए, सतत। यानी कि जो सुख हम लोग आज भोग रहे हैं वह सुख आने वाली पीढ़ी को भी मिले, तो उसके लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे तब ना। अब तो इतना टेक्नोलॉजी, इतना दुनिया आगे निकल गया है कि कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ कर तो लेगा, लेकिन प्रकृति को तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर कल होगा तो हम निकला बची ना। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी बीच के रास्ता को नौ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नौ निश्चयवाद की संकल्पना दिए थे विद्वान का नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। यह निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता है। बताए ना, दिमाग में है। इसे रुको और जाओ, संक्षेप में कहा जाता है रुको तब जाओ। मतलब रुक गए तो पूरा नियतिवाद हो गया, खाली चलिए गए तो हो गया संभावनावाद। तो रुकना भी है और जाना भी है, जहां जरूरत पड़े वहां रुकना भी है और जहां जरूरत पड़े जाना है। बात मेरा समझ रहे हैं। अगर खाली रुक गए, डर से मेघ बरस रहा है रुक गए, तो नियतिवाद हो गया। अब मेघ बरस रहा है ना, ठान देनी, चल देनी, तो संभावनावाद हो गया। तो ये कहता है नहीं, जरूरत पड़े तो रुक जाना चाहिए। अगर ज्यादा प्राकृतिक नुकसान पहुंचने का हमारे जाने से, तो हमको क्या करना है, रुकना है और फिर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके आगे निकलना है, ज्यादा तोड़ताड़ नहीं करना है। निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती। ना हमनी के 100% प्रकृति के चेंज कर सकता निशान, और ना आज के डेट में इतना विकास हो गल बा, 7G चल रहा बा, तो ना ही प्रकृतियों हमनी के कुछ काम करे से रोक सकता है कि नहीं। दोनों में टकराव शुरू हो गया है एकदम से, है ना। मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने अनुसार बना सकता है। यह विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूर्ण रूप से प्रकृति को मनुष्य के ऊपर दिखाता है और ना ही संभावनावाद की तरह मनुष्य को प्रकृति के ऊपर दिखाता है, बल्कि क्या करता है, यह दोनों के बीच का रास्ता है। परीक्षा में पूछेगा, शब्द पे मत जाइए, समझ में आ गया लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना, पहले लिखिएगा नौ निश्चयवाद क्या है, तो सीधे लिखिएगा नियतिवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन था, जबकि संभावनावाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य के अधीन हो गया। इन दोनों के बीच के रास्ता को ही नौ निश्चयवाद कहा जाता है। लिख सकते हैं ना ऐसे, इन दोनों के बीच के रास्ता को ही नौ निश्चयवाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपना विकास भी करेगा और प्रकृति को बचा के भी रखना है। यही ना काम करना है, हमको अपना विकास भी करना है और प्रकृति को बचा के भी रखना है। इसी को नौ निश्चयवाद कहा जाता है। लिख ये पूरा का पूरा नंबर आएगा तो और अपना अच्छा नंबर देगा, क्योंकि अपना भाषा में है कि नहीं। तो इस तरीका से ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग तीनों विचारधारा समझ गए। अब इसका विशेषता क्या है तो सब जान रहे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, जो नहीं समझ में आया बोलिएगा। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का है कि नहीं। यह पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्या को सुलझाने पर बल देता है। आज तो हमने का ज्ञान इतना हो गया कि कुछ कर सकता नहीं सर, लेकिन इसे पर्यावरण के नुकसान हो जाए तो पर्यावरण के नुकसान करके काम करल जाए तो ओकरा के संभावनावाद कहल जाला। आ पर्यावरण को बचाते हुए आगे निकलना है तो नौ निश्चयवाद है, और ना तो छोड़िए देवल जाए तो नियतिवादी हो जाए।
है कि नहीं है? इस तरीका से पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र होकर वो जी सकता है। एकदम हम लोग को एक दूसरे का क्या करना है? संतुलन रखना है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए, जैसे औद्योगिकरण करते हुए जंगल को नष्ट होने से बचाना चाहिए। अब इतना ना औद्योगिकरण कर दीजिए कि सारा जंगल काट दीजिए। अब सारा जंगल काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बरसात में संतुलन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? हो सकता बहुत नुकसान हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? खनन करते समय अति दोहन से बचना चाहिए। और मानते नहीं पता चला नहीं सोना बचा कोयला सब निकाल रहे, सब निकाल लिए तो खत्म हो जाए, फिर आने वाला पीढ़ी को ची करी, है कि नहीं है? तो ये सब चीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 विचारधारा है। और गारंटी एगो पूछता है, कभी कभी कंपैरिजन करने के लिए, बने तुलना करने के लिए अंतर पूछ देता है। ठीक है, तो इसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिना रटे याद हो गया होगा। इसको पढ़ते रहिएगा, है ना? एक बार फिर से रिवीजन लास्ट करा देते हैं, समझ में आ जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए खुद बताने का। नियतिवाद क्या है? इसमें मनुष्य क्या है? प्रकृति के अधीन है। इसमें मनुष्य क्या है? प्रकृति के अधीन है। मनुष्य विवेकशील है कि नहीं है? नहीं है। टेक्नोलॉजी का स्तर नीचा है, विकास का स्तर नीचा है कि नहीं है? संभावनावाद क्या है? तो इसमें मनुष्य प्रकृति पर विजय पा लिया है। इसमें विकास का स्तर चरम पे है। विकास का स्तर क्या है? चरम पे। टेक्नोलॉजी चरम पे है कि नहीं है? लेकिन इसका प्राकृतिक नुकसान भी हो रहा है। तो अच्छा, इन दोनों के बीच के रास्ता को क्या कहा गया? नौ निश्चयवाद। इन दोनों के बीच के रास्ता को क्या कहा गया? नौ निश्चयवाद कहा गया। इसके अनुसार दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है ना? इस तरीका से समझना। चलिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव आपके किताब में बहुत दिया है नोट्स, है ना? फिर भी यहाँ पे हम अपने तरफ से और कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। कौन सामाजिक भूगोल कल पढ़ाए थे, उसका उप क्षेत्र नहीं है, तो लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक है, सैन्य, चिकित्सा भूगोल नहीं है। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? कल बताए थे ना, रैटजेल को कहा जाता है। आंसर भी ऐसे दे दिए हैं, है ना? आप लोग इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये परिभाषा है किसने दिया था? तो ये कुमारी सैंपल ने दिया था। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? नहीं है। सैंपल रैटजेल पढ़े, हंटिंगटन पढ़े, रसेल का नाम तो नहीं पढ़े हैं ना, तो रसेल नहीं होंगे। संभावनावाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जवाब दीजिएगा। संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभावनावाद प्रकृति घटक, मानवीय घटक, दोनों। संभावनावाद में दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है ना? अच्छा, नौ निश्चयवाद से संबंधित विद्वान का नाम बताइए। अभी बताएं, टेलर। नौ निश्चयवाद, है ना? कुछ एक एक्स्ट्रा नाम होगा तो इसमें हम दे दिए, उसको जोड़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना, है ना? तो यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? संकल्पनात्मक अनुशासन। अनुशासन से भूगोल का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। तो तकनीक। अरे प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध स्थापित हो टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। परिवहन का संबंध मानव भूगोल से नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, और बाकी जितना सारा है यहां से अब एक बार आपका नोट्स भी। हाँ, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो लिंग भूगोल, संस्कृति भूगोल, है ना? इसमें देखिए ना, 2 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर कितना है? सॉरी, सैन्य भूगोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर गलत है। ठीक है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सैन्य भूगोल होगा। सॉरी, हाँ सैन्य भूगोल। हाँ, यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ ना, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय, जनसंख्या, आर्थिक है, सामाजिक है ना, राजनीतिक है, आवास है, चिकित्सा है। सैन्य भूगोल नहीं होगा। सॉरी सॉरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें का एक एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ हम समझाने के लिए ये नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को समझा दिए, क्योंकि परीक्षा देना है आप लोगों को, तो सवाल जवाब करना है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल बताए थे, पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
पृथ्वी का वर्णन। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा गया। बताए थे ज्ञान की शाखाओं की जननी किस विषय को? भूगोल को। भूगोल का कितना शाखा है? 2 शाखा। कौन कौन? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कल नहीं आते इसलिए नहीं बुझाएगा, कल बताते। कितना शाखा है? 2 कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है। अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस विषय यानी मानव भूगोल पर अनेक परिभाषा दिया है। भूगोल की इस शाखा यानी मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में किसने? चार्ल्स डार्विन। बताए थे कल, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों के इस विषय में जिज्ञासा बढ़ा। रैटजेल, जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? रैटजेल को। इन्हीं की पुस्तक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्रोपोग्राफिक में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। एलन सी सैम्पल रैटजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम है विडाल डे ब्लास ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया है। नौ निश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। अभी बताएं, 9 निश्चयवाद के देने वाले विद्वान का नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर। अब ये कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इसमें सारा छोटी छोटी पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे है, सवाल नहीं छूटेगा इससे। प्राचीन समय से लेकर आज तथा मानव अध्ययन के क्षेत्र में उपागों में अनेक परिवर्तन होता रहा। मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र उपक्षेत्र शामिल है, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि। अब ध्यान दीजिए, मानव भूगोल की परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 विचारक का नाम दे करके आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कर लीजिएगा मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कल आप लोग को बताए थे, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए दिया होगा 8 गो, है ना। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल मिला है ना, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन है? तो अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, थोड़ा इस सब याद करना पड़ेगा आपको। कुछ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़िए घर पे जाकर के। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषता बताइए। तो बता दीजिएगा नियतिवाद का 3 गो विशेषता, है ना। 3 गो विशेषता सीधे बता दीजिएगा। मनुष्य प्रकृति के क्या था? विकास का स्तर क्या था? टेक्नोलॉजी का स्तर क्या था? अपने मने लिखिए ना, कौन जरूरी है जो लिख ले वही लिखे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मानव भूगोल के में संभावनावाद का 3 विशेषता लिखना है, तो संभावनावाद का 3 विशेषता लिख लीजिएगा, है ना। इस तरीका से आप इस सारे सवाल को पढ़िए, है ना, और इसको बनाइए। इतना हम समझा दिए हैं और बस आप लोग का काम इतना इसको कवर करना है। ये 3 पन्ना को कल याद करके लाइए, हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा चलिए, अपोलिटी में याद करने के लिए दिए थे, याद की लाए हैं? लाए हैं कि नहीं लाए हैं? लाए हैं तो लाइए, नोट्स लाइए। तो जिनका पॉलिटी नहीं है थोड़ा हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से। पॉलिटी आपका नहीं, हमको पता है। आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं, आपका भी नहीं है, आपका नहीं। चलिए